एमके मोदी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जीएसटी रिटर्न्स जो हमने भरनी है वो किस प्रकार से भरी जाएंगी और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जानकारी, ताकि जब हम रिटर्न्स भर रहे हैं तब वो सभी टर्म्स हमारे दिमाग में रहें और उनका आसानी से उसके अकॉर्डिंग हम अपना डेटा वहाँ पे फिल कर पाएँ। ये जानकारी हम पहले ले चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन, एक ब्रीफ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ यहाँ पे मैं कि आप जीएसटी रिटर्न्स को दो तरीके से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, आप एक ऑफलाइन जीएसटी टूल जो गवर्नमेंट की तरफ से gst.gov.in डाउनलोड /returns वाले URL पे अवेलेबल है। यहाँ से आप डाउनलोड करके आप अपनी जीएसटीआर रिटर्न्स को इस टूल के साथ आसानी से तैयार कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, आप ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके पश्चात जब आपकी रिटर्न वहाँ तैयार हो जाए तो वह एक स्पेसिफिक फॉर्मेट .json फॉर्मेट में तैयार होगी। उस फाइल को आपको केवल अपलोड करना है, और आप चाहे तो अगर आपके पास कोई मॉडिफिकेशन अवेलेबल है या कुछ अल्ट्रेशन चाहते हैं तो वो भी आसानी से आप ऑफलाइन कर सकते हैं। फाइनल फाइल जो जनरेट होती है उसे आप अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह से आप दूसरा तरीका जो है वो डायरेक्टली GSTN पैनल पर, यानी कि आप gst.gov.in वेबसाइट पे लॉगिन करके डायरेक्टली वहीं पे जो आपके हेडिंग्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिटर्न को वहाँ फाइल कर सकते हैं। अब ये रिटर्न को जो फाइल करने का प्रोसेस है ये हम अभी आगे आने वाले सेशंस में देखने वाले हैं, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट बात हमने बात की है जीएसटीआर रिटर्न जो दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, लेकिन दोनों केसेस में हमें ऑनलाइन ही रिकॉर्ड उसका मेंशन करना है। जब हम ऑफलाइन बना लेंगे तो एक फ़ाइल अपलोड कर देंगे ताकि हमारा जो डेटा है वो हमारे पैनल में स्टोर हो जाए। तो इस तरह से हम अपनी रिटर्न्स को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी हेल्प अवेलेबल है gst.gov.in पे, परंतु इससे पहले कि हम रिटर्न्स को भरना सीखें, मैं आपको GSTR 1 के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि जब हम रिटर्न्स को तैयार करें उस समय हमें इन टर्म्स में कन्फ्यूज़न ना रहे। सबसे पहला टर्म है B2B, रजिस्टर्ड बिजनेस टू रजिस्टर्ड बिजनेस। जब एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पर आप अपनी किसी प्रोडक्ट को सप्लाई करेंगे, अब उस केस में चाहे परचेज है या सेल्स है, दोनों केसेस में ये B2B माना जाएगा उन रजिस्टर्ड यूज़र्स के लिए जो GST से रजिस्टर्ड हैं, अर्थात जिन पे GST नंबर है। तो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो एक तरह से एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस में जो माल को सप्लाई करते हैं, वो सभी इस कैटेगरी में आते हैं। और इस कैटेगरी में डायरेक्ट हम कस्टमर से डील नहीं करते। तो पहली कैटेगरी B2B है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास है B2CL, अर्थात बिजनेस टू अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर। ये एक तरह से रिटेल कैटेगरी है, जैसे करियाना का स्टोर है या मेडिकल स्टोर है, जिसमें डायरेक्ट कस्टमर आ रहा है और आप उसको प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लेकिन इसमें ये B2C कैटेगरी दो सेगमेंट में बटी हुई है, एक दूसरा नंबर है और एक तीसरा नंबर है। B2C अर्थात बिजनेस टू अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर, L का मतलब लार्ज से है, अर्थात आपकी बिलिंग अगर 2.5 लाख से ऊपर है और इंटरस्टेट यानी कि दूसरी स्टेट की बिलिंग है, तो उस केस में आपको बिल वाइज डिटेल देनी ज़रूरी है। और इस केस में जो एंट्रीज आती हैं वो B2CL कैटेगरी में आती हैं, और इसके अलावा जो बाकी बिलिंग है वो B2CS में आ जाती है, अर्थात जो 2.5 लाख से कम वाले इंट्रा या इंटर स्टेट की ट्रांजैक्शन है वो सारी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। हालांकि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन ज़्यादा भी हो सकती है, B2CS में आप वो सारी की सारी स्टोर करने वाले हैं। मैं फिर से बता दूं, B2C का अर्थ यहाँ डायरेक्ट कस्टमर को प्रोटेक्ट देने से है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट देने से है। इसके पश्चात है CDNR। CDNR का मतलब है क्रेडिट डेबिट नोट रिफंड। जब भी आप किसी को क्रेडिट नोट काटे किसी के लिए, या किसी के लिए डेबिट नोट इशू करें या कुछ रिफंड करें, तो ऐसे केस में आपको नंबर वाइज डिटेल देना होता है, क्रेडिट नोट का, डेबिट नोट का या रिफंड वाउचर का। और जब आप क्रेडिट डेबिट नोट या रिफंड नोट जो है, रिफंड वाउचर जो है, रजिस्टर्ड बिजनेस को, यानी कि जिसके पास GSTN नंबर है, उसको इशू करते हैं, तो CDNR कैटेगरी के अंतर्गत इसको रखा जाता है। परंतु अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड को ये सब चीज़ें इशू करते हैं, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, रिफंड वाउचर है, तो CDNUR कैटेगरी में इसको डिफाइन किया जाता है। अनरजिस्टर्ड का अर्थ फिर से यहाँ पे उस डीलर से है जिस पे GSTN नंबर नहीं है। EXP यानी कि एक्सपोर्ट कैटेगरी, अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसी सर्विस, तो उसको एक्सपोर्ट कैटेगरी में डाला जाता है। एक्सपोर्ट से रिलेटेड डिटेल्स इस कैटेगरी के अंदर स्टोर की जाती हैं। 80 एडवांस टैक्सेबिलिटी, अगर आप कुछ एडवांस अमाउंट किसी से कलेक्ट करते हैं तो ऐसे केस में GST में प्रोविज़न है कि उस एडवांस अमाउंट पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा।
तो ऐसे केस में एडवांस टैक्सेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन और एडवांस अमाउंट की इन्फॉर्मेशन जो है 80 कैटेगरी में डिफाइन की जाती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी को कोई माल बेचना है, लेकिन अभी आपने ऑर्डर फाइनलाइज करने के लिए कुछ एडवांस ले लिया है, तो उस केस पे जो एडवांस लिया गया है उस पे भी आपको जीएसटी में टैक्स पे करना है और वह इन्फॉर्मेशन 80 में स्टोर की जाएगी। 80 एडीजे एडवांस एडजस्टेड अमाउंट्स, अर्थात जो एडवांस आपने लिए हैं अगले महीने में वो कहीं ना कहीं जब आप सेल बिल इशू करेंगे तो उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे केस में उन एडजस्टेड अमाउंट को आप यहाँ दिखाते हैं इस कैटेगरी में। अर्थात जब मैंने ऑर्डर लिया था तो कुछ एडवांस ले लिया था, लेकिन अब जब मैं सेल्स बिल को या इनवॉइस को इशू कर रहा हूँ तो उस एडवांस को एडजस्ट कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं एडवांस जो मैंने पहले लिया था उस पर टैक्स पे कर चुका हूँ, अब उस सेल्स इनवॉइस पे पूरा का पूरा मुझे टैक्स नहीं देना है। जो एडवांस मैंने लिया है उसको डिडक्ट करके टैक्स मुझे देना है। तो ऐसे केस में 80 ADJ में उस इन्फॉर्मेशन को एडजस्ट किया जाता है। एग्जेम्प्टेड और नील रेटेड सप्लाई की जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उनको आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो ऐसे केस में जो सर्विसेज जिन्हें गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी से एग्जेम्प्टेड किया गया है या जिन्हें नील रेटेड सप्लाई डिफाइन किया गया है, अब उन्हें आप EXEMP कैटेगरी में डिफाइन करने वाले हैं। HSN कोड, HSN कोड असल में जीएसटी कैटेगरी बनाते समय हर एक आइटम के साथ एक HSN कोड जोड़ दिया गया है, जिससे आप उस आइटम को आइडेंटिफाई कर पाएँ और उसकी प्रॉपर टैक्स रेट को आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बहुत सारे डीलर्स हैं वो अलग अलग तरह से अलग अलग प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करके अलग अलग तरह के टैक्स रेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि HSN कोड इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो यह एक डिफरेंट कोड रहेगा हर एक डिफरेंट आइटम के लिए। तो उस केस में जो गवर्नमेंट की तरफ से उस आइटम के लिए प्रेस्क्राइब टैक्स है उसी को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए HSN कोड को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो HSN कोड वाइज अगर आप प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो उसकी डिटेल भी आपको सबमिट करनी है यहाँ पे। फाइनली 11 नंबर है डॉक्स, एक अलग से डिटेल देनी है। जीएसटी में एक नया प्रोविज़न ऐड हुआ है। आप कितने बिल इशू करते हैं, आप कितने इनवॉइसेस इशू करते हैं, कितने डेबिट नोट इशू करते हैं, कितने क्रेडिट नोट इशू करते हैं, जो आपने रिटर्न देनी है उसमें आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं जुलाई की रिटर्न भर रहा हूँ अगस्त में, तो अगस्त में मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा कि जुलाई में मैंने कितने इनवॉइसेस काटे हैं, 1 से लेके 10 नंबर तक या 1 से लेके 15 नंबर तक। अगर मैंने किसी को डेबिट नोट क्रेडिट नोट दिया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे समरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स में भी देनी है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो आप डॉक्यूमेंट्स रखते हैं वो आपको प्रॉपर्ली मेंटेन करने पड़ेंगे और समरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी जमा होती है GSTR रिटर्न के साथ, जिससे कि गवर्नमेंट ये आइडेंटिफाई कर सकती है कि जो डॉक्यूमेंटेशन दी गई है वो प्रॉपर है और GSTR का जो है प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको जब हम GSTR 1 को फिल करेंगे तो हमें बड़े आसानी से ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगले सेशन से हम शुरुआत करने वाले हैं GSTR रिटर्न्स को भरने की, जो हमारे फाइनल सेशंस भी हैं, और हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से प्रैक्टिकली रिटर्न्स को सबमिट किया जाता है। धन्यवाद।